बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों बेटों ने मिलकर इशफाक साहब को बहुत मारा क्योंकि उन्होंने पोतों को गालियां देने की वजह से मारा था। जब बीवी ने देखा तो बेटों से बोली कि बाप को मारते हो, शर्म नहीं आती तुमको, और यही बेटे कल को तुम्हें भी मारेंगे। ये सुनकर बहुएं सास को गालियां देने लगी और उन्होंने दोनों बूढ़े वालिदैन को घर से निकाल दिया। इशफाक साहब पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से एक स्कूल में पढ़ाने लगे। वहाँ उनके पोते पढ़ने आते थे तो उन्होंने दादा को देखकर गाली दी तो उन्होंने पोतों को पीट डाला। और जब अगले दिन इशफाक साहब के बेटे आए तो इशफाक साहब ने फ़ौरन छड़ी पकड़ी और दही का छोटा सा शापर पकड़े। इशफाक साहब अपने घर की गली मुड़े तो उन्हें एक ज़ोरदार झटका लगा। वो बेख्तियार चौंक कर सामने देखने लगे। उनका घर गली के दरमियान में था, लेकिन गली के इख्तिताम पर जो कुछ उन्हें नज़र आ रहा था वो उसे देखकर सन्नाटे में रह गए थे। शाम के नीम अंधेरे से माहौल में गली के आखिरी सिरे पर उनका पोता खड़ा था और जो कुछ वो कर रहा था उसे देखकर बर्दाश्त करना इशफाक साहब के तो बस में ना था। उनकी रगें तन गई। शापर को हाथ में मजबूती से बेंचे। वो तेज़ी से आगे लपके, लेकिन शायद इनके पोते मुसम्मिल ने उन्हें दूर से आता हुआ देख लिया था। एक पल के लिए तो उसका रंग फक हो गया, लेकिन अगले ही पल बिजली की सी तेज़ी से दौड़ता हुआ वो अपने घर में दाखिल हो गया। इशफाक साहब से भी पहले वो अपने घर जा चुका था। हाँफते काँपते इशफाक साहब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने तेज़ी से इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर मुजम्मिल कहीं भी ना था। हाँ, लेकिन उनके दोनों बेटे अहमद और जुनैद दोनों की आवाज़ें आ रही थीं। अरे बेगम, आज तो चपली कबाब बनाओ, कितने दिनों से नहीं खाए, बहुत दिल चाह रहा है खाने का। यह अहमद की आवाज़ थी। इशफाक साहब ने एक ठंडी सांस ली। थोड़ी देर पहले जब उन्होंने अहमद से कहा था कि आज उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ है और उन्हें दही ला दे, तो अहमद ने कितनी बातें सुना दी थीं। आपको तो लगता है मैं जेब में कारून का ख़जाना लेकर घूमता हूँ अब्बा जान। मैंने सब्ज़ी लाकर दे दी है, वही पक जाएगी, सब वही खाएंगे। अब मैं अलहदा से दही के ऊपर पैसे खर्च नहीं करूँगा। आप तो छोटे बच्चों की तरह नखरे करने लगे हैं। मुंह बनाते हुए अहमद ने उन्हें झाड़ दिया। इशफाक साहब शर्मिंदा से हो गए। उनकी जेब में खुशकिस्मती से 50 रुपया मौजूद थे, जिसे लेकर वो अपने लिए दही ले आए थे। लेकिन अब घर में से उमड़ती तरह तरह के खुशबू उन्हें बता रही थी कि अहमद और जुनैद ने अपनी मर्ज़ी के पकवान पका लिए हैं। मगरिब की अज़ानें हो रही थीं। इशफाक साहब ने नमाज अदा की। फहमीदा बेगम की खामोशी से नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़कर अभी वो तस्बीह पढ़ ही रहे थे जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। अहमद और जुनैद दोनों घर होने के बावजूद कभी दरवाज़ा नहीं खोलते थे। इशफाक साहब खुद ही अपने बूढ़े वजूद को घसीटते हुए उठे और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने उनका हमसाया खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे के बिगड़ते तासुरात बता रहे थे कि कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर है। इशफाक साहब ने सलाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसने सलाम तक ना किया, बल्कि हाथ से पकड़कर इशफाक साहब को घर के बाहर घसीट लिया। कुछ देर तक वो इशफाक साहब से बात करता रहा। जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर इशफाक साहब के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सिर्फ उसी चीज़ की वजह से वो खौफज़दा थे और आज इनका खदशा दुरुस्त साबित हो गया। उन्हें पता था जल्द या बदेर इस तरह कोई ना कोई वाक़या सुनने को ज़रूर मिलेगा, और जो कुछ उनका हमसाया उन्हें बता रहा था सुनते इशफाक साहब को यकीन हो गया था कि अब बर्बादी उनसे बस चंद ही कदमों के फासले पर है। न जाने उन्होंने किस तरह अपने हमसाया से मादरत की, यह उनका दिल ही जानता था। माथे पर आया हुआ पसीना बार बार पहुँचते हुए वो शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़े जा रहे थे। बामुश्किल दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आए। सामने ये सीढ़ियाँ उतर कर मुजम्मिल नीचे आ रहा था। उसके हाथ में बड़ी सी पतंग थी। वो 11-12 साल का दुबला पतला सा लड़का था, जिसके चेहरे से औबाशपन छलकता था। उसे देखते इशफाक साहब के अंदर गुस्से की एक तेज़ लहर जागी। पास से गुजरते हुए मुजम्मिल को उन्होंने कंधे से पकड़कर अपने बराबर खड़ा कर लिया। क्या है दादा, छोड़ो ना, मैंने ड्रामा देखना है टीवी पर, टाइम हो गया है। मुजम्मिल ने बदतमीज़ी से अपना कंधा छुड़ाना चाहा, मगर इशफाक साहब को शदीद गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। मुजम्मिल थप्पड़ खाते ही गला फाड़ कर रोने लगा।
इशफाक साहब उसे कुछ कह रहे थे लेकिन वो सुन कहाँ रहा था, बस गला फाड़ फाड़ कर रोए जा रहा था और अपने वालिदैन को बुला रहा था। किचन में काम करती उनकी दोनों बहुएं भी जल्दी से बाहर निकल आई थीं। अंदर कमरों से अहमद और जुनैद भी हवास बाख्ता होकर बाहर आ गए। क्या हो गया मुजम्मिल को, ये इस तरह से क्यों रो रहा है? अहमद बौखला कर आगे बढ़ा और उसने जल्दी से मुजम्मिल को अपने साथ लिपटा लिया। दादा ने मारा है बहुत ज़ोर से। ये मुझे कह रहे थे कि पड़ोस वाले घर से सालन ला दो क्योंकि आप लोग अच्छा खाना नहीं बनाते। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। मुजम्मिल ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि खुद इशफाक साहब भी हैरान रह गए और वो जो असल बात बताने ही वाले थे अल्फाज उनके मुंह के अंदर ही कहीं गुम हो गए। जबकि अहमद ने खा जाने वाली निगाहों से अपने बाप को देखा। दिमाग दुरुस्त है आपका अब्बा जान, आपने मेरे बेटों के इतनी सी बात पर मारा है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने आज तक खुद अपने बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठाया और आपने इसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दिया है, अहमद ने कहा। इसकी बीवी बार बार मुजम्मिल का जायज़ा लेते हुए खा जाने वाली निगाहों से इशफाक साहब को देख रही थी। अब्बा तो जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका दिमाग ख़राब होता जा रहा है। सठिया गए हैं ये, कल को हमारे बच्चों के गले काट देंगे कि बच्चों ने बाहर से इन्हें कोई चीज़ लाकर नहीं दी। पागल हो गए हैं ये अब्बा जान। मैं बता रही हूँ इनका बंदोबस्त कर दें। मैं अब इन बुढ़े के साथ इस घर में नहीं रह सकती जो मेरे बच्चों पर जुल्म करता हो। अहमद की बीवी झूठ मूठ के आंसू बहाते मुसलसल चिल्ला रही थी। जुनैद की बीवी भी बराबर हिस्सा डाल रही थी। अब्बा ने कल हमारे दोनों बेटों को भी डांटा था जब वो दोनों बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अब स्कूल से आकर तो कुछ देर उन्होंने खेलना ही है। अब्बा जान को इस पर भी एतराज़ था। इसकी बात ने जलती पर तेल छिड़कने का काम किया। इशफाक साहब को गुस्सा आ गया। बकवास बंद करो तुम लोग, पहले पूछ तो लो कि क्या हुआ क्या है। छटांग भर के सपोले की बातों में आ रहे हो। इसको तो मैं बताता हूँ झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। इशफाक साहब को गुस्सा आया तो उन्होंने आगे बढ़कर मुजम्मिल का बाजू पकड़ना चाहा लेकिन अहमद को भी तैश आ चुका था। उसने मुजम्मिल को अपने पीछे किया और यकदम से आगे बढ़कर अपने बाप को एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। बस बहुत हो गया, मेरी आंखों के सामने आप मेरे बच्चे को मारते जा रहे हैं। ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं वैसे ही आपकी हरकतों की वजह से आजिज़ आ चुका हूँ। आए रोज़ आप हमारी बीवियों पर गुस्सा करते हैं, उनके पकाए खानों में कीड़े निकालते हैं, कपड़े आपको धुले हुए चाहिए, इस्त्री शुदा चाहिए, हर काम वक्त पर करवाते हैं, लेकिन आपके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। अहमद ने इन्हें थप्पड़ मारने के साथ एक ज़ोरदार धक्का भी दे दिया। वो हक्का बक्का खड़े थे। इस धक्के पर इनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जुनैद भी नफरत भरी निगाह से इन्हें देखते मुसलसल बोले जा रहा था। फहमीदा बेगम अंदर से हाँफती कांपती बाहर निकल आई। इन्होंने जो इशफाक साहब की हालत देखी तो उनका दिल धक से रह गया। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही? अपने बूढ़े बाप को मारते हो। तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा इतना बड़ा किया है इन्होंने और आज इन्हीं हाथों से तुम इन पर हाथ उठा रहे हो। वो पहले ही दिल के मरीज़ हैं। फहमीदा बेगम ने आगे बढ़कर इशफाक साहब को संभालते हुए कहा, जो ज़मीन पर गिरते जा रहे थे। इन्हें शदीद दुख हुआ था मगर अहमद और जुनैद को कोई पछतावा नहीं था इस बात का। और तभी जुनैद की बीवी बोली, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है अम्मा जान, अहमद भाई ने बिल्कुल ठीक किया है। अब्बा जान जानबूझकर घर में हर वक्त फसाद फैलाते रहते हैं। अगर हम सुकून से रहते हैं, एक दूसरे से हंसते बोलते हैं तो अब्बा को बर्दाश्त ही नहीं होता। और अब तो ये हमारे बच्चों को भी मारने पीटने लगे हैं। आखिर इन मासूम बच्चों से दुश्मनी क्या है इनकी? जुनैद की बीवी की बात पर अहमद एकदम चिल्ला कर बोला, खबरदार जो आज के बाद किसी ने मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं वो हाथ ही काट दूंगा। इसकी बात पर फहमीदा बेगम ताज्जुब से चंद लम्हे तक इन्हें देखती रही। बेटा, मैं और तुम्हारे बाप इन बच्चों के कुछ लगते हैं? अगर हम इन्हें कुछ कह देते हैं तो इनकी भलाई के लिए ही तो कहते हैं। आज भी क्या हुआ था तुम इनसे पूछते तो सही। तुम दोनों के दो बेटे हैं। बेटों की वजह से घुमंड मत करो। बड़े होकर ये भी तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा सलूक आज तुम लोग हमारे साथ कर रहे हो। फहमीदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। घर का माहौल इंतहाई कशीदा हो चला था। सभी एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहे थे मगर इशफाक साहब अब खामोशी से अपने आंसू साफ करते हुए उठ रहे थे। फहमीदा बेगम की बात पर जुनैद और अहमद को नए सिरे से गुस्सा आ गया था। अगर आप लोगों को हमारे बच्चे अच्छे नहीं लगते
تو نکل جائے ہم میرے گھر سے، یہاں ایسے فساد کرنے والوں کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ احمد نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر انہیں باہر کی جانب راستہ دکھایا۔ اس کی بیوی اور جنید کی بیوی دونوں کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ زندگی کا اتنا بڑا کانٹا اتنی آسانی سے نکل رہا تھا، اس بات کو تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اشفاق صاحب غیرت مند آدمی تھے، اس قدر بے عزتی کی ان کی برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا لباس درست کیا اور فہمیدہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی جنید نے آگے بڑھ کر لپک کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ نہ ابا جان ہوں گے اور نہ ہمارے بیٹوں پر ہر وقت غصہ کریں گے۔ احمد نے مزمل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا جو دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اگر آج دادا جان وہ بات اس کے باپ کو بتا دیتے تو بڑا برا ہوتا۔ وہ سب لوگ مطمئن انداز میں دوبارہ اندر کمروں میں چلے گئے۔ احمد اور جنید کے بیٹے باپ کو دکھانے کے لیے سکول کا بیگ کھول کر بیٹھ گئے، جبکہ باہر اشفاق صاحب شدید پریشان تھے۔ گھر سے تو نکل آئے تھے لیکن اب کہاں جانا ہے اس بات کا انہیں خود بھی پتہ نہ تھا۔ رات ہو چکی تھی، گلی میں اب سناٹا بڑھنے لگا۔ اب ہم کہاں جائیں گے اشفاق صاحب، بیٹوں نے تو گھر سے نکال دیا، ساری زندگی کمائی سے بس یہی گھر ہی تو بنایا تھا۔ فہمیدہ بیگم اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اشفاق صاحب نے انہیں تسلی دی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گلی میں ایک طرف کو چلنے لگے۔ ان کے ذہن میں اپنے دوست کا گھر آ رہا تھا جسے وہ کافی عرصہ ہوئے نہیں ملے تھے۔ کالج کے زمانے کا یہ دوست دوسرے محلے میں رہتا تھا۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد اشفاق صاحب اور فہمیدہ بیگم اس شخص کے گھر کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اشفاق صاحب نے دروازہ بجایا۔ اندر موجود ان کے دوست عالمگیر صاحب نے جب دروازہ کھولا تو اشفاق صاحب کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اشفاق صاحب نے مختصر لفظوں میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اپنے دوست کو بتا دیا۔ ان کا دوست نیک دل انسان تھا، ویسے تو وہ بھی غریب ہی تھا لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں چھت پر بنا ہوا ایک کمرہ اشفاق صاحب کو دے دیا۔ فکر مت کرو میرے دوست، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ گاؤں سے میری زمینوں کی کچھ آمدنی آتی ہے جو خالصتاً میری رقم ہوتی ہے، اس لیے میرے بچوں کو تمہیں ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عالمگیر صاحب نے تسلی دی تو اشفاق صاحب کو تھوڑا اطمینان تو ہوا، لیکن وہ کسی پر بوجھ بن کر نہیں بیٹھے رہ سکتے تھے۔ عالمگیر صاحب کا بیٹا نزدیکی اسکول میں پڑھانے جاتا تھا۔ 2 دن تک تو اشفاق صاحب اسے دیکھتے رہے اور تیسرے روز جب وہ جانے لگا تو بے اختیار اشفاق صاحب اسے مخاطب کر بیٹھے۔ بیٹا میں 50 برس کا ہو چکا ہوں، اب تک میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ وہاں سے ریٹائرڈ ہو گیا ہوں تو فارغ ہوں۔ اگر تم چاہو تو اس پرائیویٹ اسکول میں میری بات کر سکتے ہو، میں کم تنخواہ میں بھی بچوں کو پڑھا لوں گا۔ اشفاق صاحب کی بات پر وہ لڑکا چند لمحے تو سوچتا رہا، لیکن پھر اس نے اپنے اسکول میں اشفاق صاحب کی بات کر ڈالی۔ اتفاقاً ان کو اردو پڑھانے کے لیے ٹیچر کی ضرورت تھی۔ اشفاق صاحب نے انٹرویو دیا تو انہیں اشفاق صاحب بہت پسند آئے، ویسے بھی وہ سرکاری نوکری یافتہ تھے۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اشفاق صاحب کو لیا۔ اب تو اشفاق صاحب بھی کافی مطمئن ہو گئے تھے، بلا وجہ وہ کسی پر بوجھ بننے کی بجائے اپنی رقم خود کما سکتے تھے۔ انہوں نے پابندی سے سکول جانا شروع کر دیا۔ شروع کے 2 دن تو انتہائی اچھے گزرے، لیکن تیسرے روز جب اشفاق صاحب کلاس لینے کے لیے جماعت میں داخل ہوئے تو بچوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اشفاق صاحب کو حیرت ہوئی، کل تک تو کلاس بڑی تمیزدار تھی، یقیناً آج کوئی ایسا بچہ آیا ہوگا جو پچھلے 2 دن سے غیر حاضر تھا۔ اشفاق صاحب کلاس کو خاموش کروانے لگے۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ بیٹا، کلاس میں شور نہیں کرتے، پڑھانے کا وقت ہو رہا ہے، انہوں نے محبت سے کہا اور بورڈ کی جانب مڑنے لگے۔ لیکن تبھی ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی، بڑا آیا بڈھا پڑھانے والا، میرے باپ نے تو مار کر گھر سے نکال دیا تھا تجھے، اب یہاں سکول والوں نے کیسے گھسنے دیا، دیکھنا یہاں سے بھی لاتیں ہی پڑیں گی، میں ابھی جا کر پرنسپل کو شکایت کروں گا، اس بوڑھے طوطے کو تو دھکے مار کے باہر نکالیں، مجھے اس کی پڑھائی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اشفاق صاحب کے اوپر جیسے کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ مڑے کیونکہ یہ آواز جانی پہچانی تھی اور جو کچھ وہ بچہ کہہ رہا تھا وہ جھوٹ تو نہ تھا۔ اشفاق صاحب نے پلٹ کر دیکھا، کرسیوں کے درمیان میں ان کا پوتا مزمل کھڑا مسکرا رہا تھا۔
اس کے چہرے پر بڑے فاتحانہ سے تاثرات تھے۔ اس کے ساتھ جنید کے دونوں بیٹے بھی تھے، وہ سب بھی مسکرا رہے تھے۔ تم یہاں؟ اشفاق صاحب کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ مزمل نے کاندھے اچکا دیے۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی حرکتیں کرتا تھا۔ یہیں پر تو پڑھتا ہوں میں، لیکن بڈھے طوطے، آپ کو کیا پتا کہ آپ کا پوتا کیا کرتا ہے یا نہیں؟ آپ بس جتنی مرضی میری جاسوسیاں کر لیں، آپ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ بچہ فلمی باتیں کر رہا تھا۔ اشفاق صاحب کو تو پہلے تو شدید دکھ ہوا، باقی سارے بچے اب سرگوشیانہ انداز میں باتیں کرتے ہوئے کبھی اشفاق صاحب کو دیکھتے اور کبھی مزمل اور اس کے کزنوں کو۔ اشفاق صاحب کو شدید غصہ آیا۔ انہیں وہ منظر یاد آیا جو انہوں نے گلی میں دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سے ان کا خون کھول اٹھا۔ بے اختیار ہی وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مزمل کو لگا دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے جنید کے دونوں بیٹے بھی ہیکی کر کے ہنس رہے تھے۔ اشفاق صاحب کا ہاتھ ایک بار اٹھا تو پھر نہ رکا۔ انہوں نے جنید کے دونوں بیٹوں کو بھی زوردار تھپڑ دے مارے۔ صرف مزمل سے چھوٹا کاشف دبک کر بیٹھ گیا۔ مزمل کو تھپڑ پڑا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر اشفاق صاحب کو دیکھا۔ میں گھر جا کر بابا کو بتاؤں گا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر مارا ہے، پھر وہ یہاں آ کر سب کے سامنے آپ کو ماریں گے، عقل ٹھکانے آ جائے گی آپ کی۔ اس نے بدتمیزی سے دادا کو مخاطب کیا، لیکن اشفاق صاحب کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس چٹانگ بھر کے لڑکے کی وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہوئے تھے اور دوسرے گھر میں رہنے پر مجبور تھے۔ انہوں نے مزمل کو ایک اور تھپڑ مارا۔ گھر کی باتیں گھر میں رہنے دو، تمہارے باپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ بھی وہ جلد بھگت لے گا، بہتر یہی ہے کہ یہاں کلاس میں پڑھائی پر توجہ دو۔ انہوں نے مزمل کو نیچے بٹھایا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنے ڈیسک پر بیٹھ گیا۔ باقی بچے بھی اشفاق صاحب کو غصے میں دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئے۔ کلاس میں تھوڑی دیر پہلے جہاں ایک ہنگامہ برپا تھا، اب بالکل خاموشی تھی، لیکن اشفاق صاحب کا خون ابھی تک کھول رہا تھا۔ وہ پلٹ کر واپس اپنی ڈیسک پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کلاس کو پڑھانا شروع کر دیا، لیکن پوری کلاس کے دوران مزمل انہیں کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اس نے اپنے دادا سے بیر باندھ لیا تھا۔ اشفاق صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے اب ایک دفعہ پھر ان تک آن پہنچیں گے اور شور مچائیں گے کہ انہوں نے مزمل کو کیوں مارا ہے۔ چھٹی ہوئی تو اشفاق صاحب خاموشی سے اپنے گھر آ گئے، جبکہ مزمل بستہ اٹھا کر دوڑتا ہوا سیدھا اپنے باپ احمد کے پاس جا پہنچا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کے رو رو کر اپنے باپ کو بتایا کہ آج سکول میں اشفاق صاحب نے انہیں پھر مارا ہے۔ احمد اور جنید پہلے تو حیران ہوئے، لیکن جب بچوں نے بتایا کہ اشفاق صاحب اردو کے ٹیچر کے طور پر سکول میں بھرتی ہوئے ہیں تو احمد اور اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ ابا جان کو بھی نہ جانے کیا مصیبت ہے، اپنے ساتھ سب کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ احمد کے لبوں سے نکلا۔ مزمل مسکرا دیا۔ اب ایک دفعہ پھر اس کا باپ دادا سے لڑنے جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، احمد کی بیوی میمونہ اندر سے پریشان صورت لیے باہر آئی۔ سنیے، مجھے کل آپ نے مہینے بھر کے راشن کے پیسے دیے تھے، وہ الماری میں نہیں ہیں۔ میں نے پوری الماری چھان ماری ہے۔ ارے وہیں پر ہوں گے، گھر میں تو کوئی آیا ہی نہیں۔ بھلا کس نے لینے ہیں؟ آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے، ذرا تسلی سے دیکھو۔ احمد نے سر جھٹک کر کہا، لیکن میمونہ شدید پریشان نظر آ رہی تھی۔ آپ اندر آ کر دیکھیں تو صحیح، الماری میں پیسے کہیں بھی نہیں ہیں، بلکہ پورے کمرے میں ہی نہیں ہیں۔ اب کی بار اس نے کہا تو احمد کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ کہاں چلے گئے پیسے؟ میں نے تو تنخواہ میں سے آدھے سے زیادہ پیسے تمہیں دے دیے تھے۔ اب میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں کہ پورا مہینہ چلایا جا سکے۔ کم عقل عورت ہو تم، نہ جانے کہاں رکھ دیے پیسے، اس نے غصے سے کہا، اور دونوں میاں بیوی اٹھ کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ یہ دیکھیں بغیر کہ مزمل کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا تھا، لیکن جلدی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ واقعی میمونہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ احمد نے الماری کی تلاشی لی، لیکن کہیں بھی اس سفید رنگ کے لفافے کا نام و نشان نہ تھا جس کے اندر پیسے رکھ کر احمد نے اپنی بیوی کو دیے تھے۔ اب تو وہ خود بھی انتہائی پریشان ہو گیا تھا۔ کہاں چلے گئے پیسے؟
क्या घर में कोई चोर आया था? लेकिन चोर आया होता तो पता तो चलता। दोनों मियाँ बीवी सर पकड़ कर बैठे थे और तभी बराबर वाले कमरे से जुनैद की बीवी घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। भाभी, मेरी सोने की चैन नहीं मिल रही। डब्बा तो है लेकिन इसके अंदर से चैन गायब है। कहीं आपने तो नहीं ली पहनने के लिए? जुनैद की बीवी ने कहा तो मैमूना के चेहरे के तासुरात एकदम बिगड़ गए। अरे मैं क्यों लूँगी तुम्हारी चैन पहनने के लिए? अगर लेनी होती तो पूछ कर लेती। बिला वजह मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? मैं तो खुद परेशान हूँ। मेरी अच्छी भली रकम गायब हो गई है। जुनैद की बीवी का रंग उड़ गया। वो उल्टे कदमों वापस अपने कमरे में जा घुसी। थोड़ी देर के बाद अहमद और मैमूना भी इसके कमरे में गए, जहां वो दोनों मियाँ बीवी कमरे की हर चीज़ पलटे सोने की चैन तलाश कर रहे थे। भाईजान, मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है घर में से कई कीमती चीज़ें पहले ही भी गायब हुई हैं। मेरा वो मुझे सऊदीया वाले दोस्त ने गिफ्ट किया था। मैं पैसे जहाँ कहीं भी रखता हूँ वहाँ से गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है शायद इस्तेमाल हो गए, लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि इस्तेमाल तो कहीं भी नहीं होते, बल्कि इन्हें कोई चुरा लेता है। शायद हमारे घर में चोरियाँ हो रही हैं, जुनैद ने कहा। तो अहमद ने भी परेशानी से दाएं बाएं देखा। चोर घर में आता है लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता? इस बार तो मेरे इतने सारे पैसे चोरी हो गए हैं, अब हमारा महीना कैसे गुजरेगा? वो शदीद परेशान था। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों मज़ीद बात की तह तक पहुंचते, बैरूनी दरवाज़ा बजा। अहमद बेदिली से दरवाज़ा खोला। सामने इनका हमसाया खड़ा था, जो कड़े तेवरों से अहमद को घूर रहा था। जनाब, मैंने इससे पहले भी आपके वालिद साहब को शिकायत लगाई थी, लेकिन लगता है कि आप लोग अपने बच्चों की तरबियत करने की बजाय सारा दिन दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आज के बाद इस लड़के ने मेरे घर में चोरी की तो मैं इसको सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तो इशफाक साहब का हमसाया होने की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को तो अपने बच्चों को लगाम डालकर रखना ही आता ही नहीं। हमसाया बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। अहमद के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। क्या मतलब चोरी? क्या बात की थी आपने अब्बा जान से, और किसकी बात कर रहे हैं? अहमद ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा जहां उसका हमसाया इशारा कर रहा था। वहां तो मुजम्मिल खड़ा था, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आपके इसी बेटे की बात कर रहा हूं। पिछली दफ़ा भी इसे मैंने आपके छोटे बेटे के साथ मिलकर मेरे घर का दरवाज़ा खोलते हुए पकड़ा था। मैंने इशफाक साहब से जिक्र किया तो वो शर्मिंदा खूब हुए, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने गली की तारीकी में मुजम्मिल को एक घर में से कुछ चुरा कर बाहर निकलते देखा था, इसलिए उन्होंने मेरी बात का एतबार किया। उस रोज़ जब मैंने उन्हें आकर बताया था तो शायद आप लोगों ने इनकी बात का यकीन नहीं किया। मैंने भी बात ज़्यादा ना बढ़ जाए इस बात पर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन आज आपके इस बेटे ने दोबारा से मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की है। ये मेरे बेटे के साथ खेलने के बहाने घर में दाखिल होता है और घर की कोई न कोई कीमती चीज़ उठाकर फरार हो जाता है। आज भी जब इसने मेरी बीवी की अलमारी से पैसे निकालने चाहे तो खुशकिस्मती से उसने इसे देख लिया। हमसायगी में बहुत ज़्यादा बिगड़ न जाए, इसलिए मैं पहले ख़ुद आपसे बात करने के लिए आया हूँ, वरना मैं चाहता तो इसे पुलिस में पकड़वा भी सकता हूँ। ये इतना छोटा भी नहीं कि इसे कोई सज़ा ना हो सके। ऐसे औलाद की तरबियत करने की बजाय आपने अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमसाये की बात पर अहमद के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। जुनैद भी वहीं खड़ा था और उसका मुँह भी हैरत के मारे खुल गया। अहमद ने बेयकीनी से पलटकर मुजम्मिल को देखा, जो शर्मिंदगी से दाएं बाएं देख रहा था। हमसाया जा चुका था। अचानक ही अहमद ने आगे बढ़कर मुजम्मिल को दबोच लिया। तैश की एक शदीद लहर इसके वजूद में जागी थी। बदबख्त, बता क्यों चोरियां करता है? क्या ये बात सही है जो ये आदमी कह रहा था? अगर ऐसा है तो घर वाले पैसे और सोने की चैन भी तूने ही चुराई होगी। बता मुझे कहाँ है पैसे? अहमद ने मुजम्मिल को एक के बाद एक थप्पड़ लगाया तो वो जो बाप का गुस्सा देखकर पहले ही थर थर कांप रहा था, बेख्तियार उसने ऊपर की जानिब इशारा कर दिया। अहमद और जुनैद उल्टे कदमों छत पर पहुंचे, जहाँ एक छोटे से डब्बे के अंदर सोने की वो चैन और कुछ पैसे पड़े हुए थे। बाकी पैसों के मुताल्लिक मुजम्मिल ने बताया कि इसने वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खर्च कर लिए। अहमद और जुनैद अपना सर पकड़ कर रह गए थे। अहमद ने उठकर बुरी तरह से मुजम्मिल को मारना शुरू कर दिया। न जाने वो इसे कितनी देर तक मारता
करता रहा, लेकिन मुजम्मिल बजाय शर्मिंदा होने के डीठ हो गया था। इसने यकदम बाप का हाथ झटका और इसे एक जोरदार धक्का दिया। आपने मुझे क्या बूढ़े दादा की तरह समझ रखा है जो मैं खामोशी से आपकी मार खाता रहूँगा? मुझे नहीं पढ़ना स्कूल जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मुझे भेज देते हैं। मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा करूं, और ख़बरदार अब मुझे मारा तो मैं डंडा लेकर आपका सर फोड़ दूंगा। मुजम्मिल ने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी थी। अहमद के दिल को कुछ होने लगा, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिल्कुल इसी तरह इसके बाप को भी महसूस हुआ होगा जब इसने इंतहाई बदतमीज़ से उन पर हाथ उठाया था और उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। अब इसे अंदाज़ा हो गया था कि इशफाक साहब ने उस रोज़ मुजम्मिल को थप्पड़ क्यों मारा था। शायद इसने ऐसी कोई और हरकत की होगी। मुजम्मिल एक दफ़ा फिर घर से बाहर निकल कर भाग चुका था। अहमद अच्छी तरह जानता था कि अब वो इसके हाथ से निकल चुका है। इतने बड़े बच्चे पर सख्ती करने से ना तो उसकी तरबियत ठीक हो सकती है और ना ही वो रह रास्त पर आ सकता था। इसे सर पछतावा था कि इसने अपने बाप के साथ बुरा सलूक क्यों किया। वो तेजी से सीढ़ियां उतर कर नीचे आया और घर का दरवाज़ा खोल कर निकलता चला गया। इशफाक साहब अपने दोस्त आलमगीर के घर में खामोश बैठे थे। इन्हें इंतज़ार था कि अब तक उनके बेटे लड़ने के लिए क्यों नहीं आए। दरवाजे पर दस्तक देकर जब अहमद और जुनैद अंदर दाखिल हुए तो इशफाक साहब ने एक गहरी सांस ली। आ गए मुझे मारने के लिए? लो खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने जो कुछ करना है कर लो। तुम्हारे जैसी औलाद यही सब कर सकती है, इशफाक साहब ने दुखी दिल से कहा। मगर अहमद ने आगे बढ़कर उनके पांव पकड़ लिए। हमें माफ़ कर दें अब्बा जान, जो कुछ मैंने किया इसके बाद मुझे सज़ा मिल चुकी है। मेरी औलाद बिगड़ गई है। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि उस रोज़ आपने मुजम्मिल को क्यों मारा था। वो रोते हुए कह रहा था। इशफाक साहब को पहले तो हैरत हुई, लेकिन फिर उन्होंने नीचे झुककर अहमद को उठाकर अपने बराबर खड़ा कर लिया। कुछ देर रोने के बाद अहमद का दुख कदरे कम हुआ तो उसने हमसाये वाली बात इशफाक साहब को बता दी। इशफाक साहब ने एक गहरी सांस ली। उस रोज़ जब मैं दही लेकर आया तो गली के कोने पर मुजम्मिल किसी के घर से बाहर निकल रहा था। इसने अपने हाथों में बहुत से नोट उठा रखे थे और बार बार इन्हें गिनते हुए अपने दोस्त को कुछ इशारे कर रहा था। मुझे इसकी आदतों पर पहले ही शक था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो चोरी करके निकला है। और फिर हमारे हमसाये ने भी वही सब बताया। फ़िक्र मत करो, अल्लाह से दुआ मांगो और इसे सुधारने की कोशिश करो। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। इशफाक साहब की तसल्ली पर अहमद को थोड़ी उम्मीद नज़र आई। चलें अब्बा जान, अपने घर चलें, अब मैं यहाँ आपको नहीं रहने दूंगा। अहमद और जुनैद दोनों ने ही आगे बढ़कर इन्हें कहा था। फहमीदा बेगम मुस्कुरा रही थी। आखिर इनके बच्चों को अक्ल आ ही गई थी। तो प्यारे दोस्तों, अपने वालिदैन के साथ हमेशा उतने सलूक से पेश आया करें। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।